इतिहास पर प्रश्न उठना कोई नई बात नहीं है। अलग अलग समय पर अगर आप देखेंगे अलग अलग लोग प्रश्न उठाते रहे हैं, क्योंकि इतिहास ऐसा ही है। अगर हालिया विवाद की हम बात करें तो महाराणा प्रताप को लेकर जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है उसको लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि इतिहासकार है, उनकी आदत होता है नैरेटिव को गढ़ना। वो हमेशा से ही इतिहास को अपने तरीके से लिखने का प्रयास करते हैं और उस इतिहास में जरूरी नहीं कि सच्चाई हो, वास्तविकता हो। इनका कहना है कि हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप जीते थे, जबकि इतिहासकारों ने अकबर को विजित दिखाया हुआ है और इतिहास को फिर से लिखा जाना चाहिए। लेकिन फिर प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि अगर किसी बात का हमारे पास प्रमाण नहीं है तो किस आधार पर हम दोबारा इतिहास लेखन की बात कर रहे हैं। कोई ना कोई एविडेंस तो होना चाहिए, क्योंकि इतिहास के साथ सबसे बड़ी बुराई यह है कि ये घटनाएं बहुत पहले घटित हो चुकी हैं। ना तो हम मौजूद थे उस समय, ना ये मौजूद थे, और ना ही उस समय का कोई व्यक्ति आज हमारे देश में मौजूद है जो उस समय रहा हो। सिर्फ हमारे पास एविडेंस हो सकते हैं, लिखित एविडेंस हो सकते हैं, किससे कहानियां हो सकती हैं, कुछ मान्यताएं हो सकती हैं, उस परिवार उस वंश का कोई व्यक्ति हो सकता है, लेकिन इन सब पर भी वो पूर्ण रूप से यकीन नहीं किया जा सकता। यही इतिहास की एक सबसे बड़ी खामी है। इसीलिए इतिहास में अलग अलग समय पर, अलग अलग कालखंड पर, अलग अलग व्यक्तियों पर ऐसे आक्षेप लगे रहे हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता इतनी प्राचीनतम सभ्यता है, उसको लेकर भी आज बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। अब इस प्रश्न का जवाब कौन देगा, क्योंकि ना तो ये वहां मौजूद थे और ना ही उस समय का कोई व्यक्ति आज मौजूद है। और अगर ऐसी कोई बात है, ऐसा कोई तथ्य मौजूद है जिससे प्रमाणित होता है कि महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना को पराजित किया था और वही हल्दी घाटी का युद्ध जीते थे, तब तो इस प्रमाण को इतिहास में लिखा जाना चाहिए। और इतिहासकारों की क्या मजबूरियां थी, क्या बंदिशें थी, जो इतिहासकार ने इतनी बड़ी गलती कर दी कि वहां अकबर को विजय दिखाया है, ना कि महाराणा प्रताप को। क्योंकि इतिहास का काम है, इतिहासकारों का काम है कि सही चीज, सही तथ्य को सही समय पर रखना। हम मानते हैं कि इतिहास में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने राजाओं की प्रसन्नता का वर्णन करते हैं, बखान करते हैं, छोटी छोटी उपलब्धियों को बहुत विशाल रूप से दिखाते हैं। समुद्रगुप्त का भी लेख देख लीजिए, हर्षण लिखते हैं, बहुत सारी व्याख्याएं लिखी हुई हैं, बहुत बड़ा, उनको बहुत महान सम्राट बताया हुआ है। हालांकि वो थे भी, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। तो ये तो हर दरबारी कवि का हाल है। फिर हम किस बेसिस पर इतिहास को सही आंकलन करेंगे? अब जैसे इस सवाल का जवाब है, सबसे पहले तो आप इसको देखिए। अगर हल्दी घाटी के युद्ध की हम बात करें तो इस युद्ध में 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराज महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच हुआ। लेकिन आपको जानकारी होगी कि इस युद्ध में अकबर ने सीधे रूप से भाग नहीं लिया, क्योंकि अकबर जानता था भारतीय परिस्थितियों को कि अगर अकबर सीधे इस युद्ध में पंगा लेने पहुंच जाएगा तो वहां के लोग एकजुट हो जाएंगे और सारे राजपूत शासक एकजुट हो जाएंगे और कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि अकबर को हारना पड़ जाएगा। इसलिए मान सिंह को चुना इस काम के लिए, कहा कि हमारी तरफ से मान सिंह जाएगा, मुगल सेना का नेतृत्व करेगा, यानी राजपूत को राजपूत से भिड़ा दिया। तो ये अकबर की दूरदर्शिता है। आज के समय में हम इसको डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं, कूटनीति भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बात सच है। अंग्रेजों ने भी यही यूज किया। अंग्रेज भारतीयों से डायरेक्टली नहीं लड़ते थे, बल्कि भारतीय राजाओं को भारतीयों से लड़ाते थे। पहले आप लोग आपस में लड़कर कमजोर हो जाइए, उसके बाद जो बचेंगे उससे हम निपट लेंगे। यही डिप्लोमेसी होती है। लेकिन जब ये सवाल उठा है तो फिर से यही क्वेश्चन है कि कैसे प्रमाणित होगा कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप जीते थे? क्या कोई एविडेंस है? क्या इस प्रकार के कोई कहानियां, किससे जो प्रचलित रहे हों, उनके आधार पर सिर्फ हम ये कह सकते हैं? या फिर अपना मन चाहे इतिहास हम लोग लिखने लगेंगे? अगर हमको अकबर पसंद नहीं है, हमको बाबर पसंद नहीं है, तो क्या हम अपने मन से ऐसे तथ्य जोड़ सकते हैं इतिहास में? क्या ये सही तरीका है? नहीं क्यों सही तरीका? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप उस इतिहास के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। इतिहास बदलने की चीज नहीं होती है। इतिहास को पढ़कर अपनी सोच, अपनी मानसिकता और उन कमियों को खोजा जाता है जिन कमियों ने हमको फिर से गुलाम बनाया है। ये तथ्य जरूरी है यहां। अब देखिए, मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह और आसफ खान ने किया। महाराणा प्रताप के पास 3000 भील धनुर्धर सहित लगभग 20,000 सैनिक थे, जबकि मुगल के पास 80,000 से अधिक सैनिक थे। युद्ध भीषण हुआ, लेकिन अनिर्णायक रहा। यानी कहा जा रहा है कि इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं हुआ। इतिहासकारों ने एक चीज तो यहां पर छोड़ दी है, एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। कुछ जगह कहा गया कि अकबर जीता, कुछ जगह कहा गया कि इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। लेकिन एक बात तो सच है कि इसका प्रॉफिट किसको मिला? अकबर को मिला। कभी कभी किसी युद्ध में आप जीतते नहीं हैं, लेकिन वो युद्ध आपके लिए जीत से बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके बाद अकबर को आप देखिए लगातार आगे बढ़ा है, जबकि महाराणा प्रताप का वजूद खत्म हो जाता है। यहीं से तो सवाल खड़े होते हैं। अब देखिए,
मुगलों ने युद्ध क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, तो क्या इसको जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए? पर प्रताप को बंदी नहीं बना सके। महाराणा प्रताप सक्षम थे, बहुत मजबूत ताकतवर नेता थे, कोई छोटे मोटी हस्ती नहीं थे। अकबर को वास्तव में इस बात का भय रहा होगा कि हम जिस शक्तिशाली शासक से लड़ने जा रहे हैं उसका वर्चस्व, उसका प्रभाव है, इसीलिए शायद उसने आमेर के शासक मान सिंह को चुना इस युद्ध के लिए, अपनी तरफ से भेजा। युद्ध में प्रताप को स्वामी भक्त घोड़े चेतक को वीर गति प्राप्त की। ये बहुत पूछा जाता है चेतक के बारे में कि किसका घोड़ा था, बड़ा प्रसिद्ध हुआ। देखिए, जिस पर एक इतना शक्तिशाली शासक बैठ गया, जिस पर एक शक्तिशाली राजा बैठ गया है, उस घोड़े को भी पहचान मिल गई है इतिहास में। सब जानते हैं कि किसका घोड़ा था, महाराणा प्रताप का, और उसकी डेथ भी हो गई थी यहाँ पर। युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और संघर्ष जारी रखा। अब इस प्रश्न को हम आपके लिए छोड़ते हैं, इस प्रश्न को पढ़िएगा और इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन फिर से यही बात कहेंगे कि ऐतिहासिक तथ्यों पर समय समय पर जो लोग पंक्तियां देते हैं, टिप्पणियां करते हैं, थोड़ा इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या हम वहां जाकर, उस जगह जाकर देख पाएंगे कि इतिहास में क्या हुआ था। हमारी डिपेंडेंसी उन्हीं लोगों पर है, उन्हीं स्रोतों पर है जिसको उस समय लिखा गया। इसके आगे हमारे पास कोई आधार है ही नहीं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आज वक्त बदला है तो इतिहास की कलम हमारे हाथ में है, तो अपने मन चाहे इतिहास लिख दें। लेकिन टिप्पणी करने का सबको अधिकार है, सबका अपना अपना अधिकार है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सभी बोल सकते हैं कि नहीं ये हुआ होगा। प्रमाणित कौन करेगा? इतिहास में प्रमाण की ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास या तो लिखित साक्ष्य होंगे, या उस समय की इमारतें हैं जिस पर कुछ लिखा गया है वो साक्ष्य होंगे, या उस समय की चल रही प्रथाएं, परंपराएं, कुछ मान्यताएं, कुछ किस्से कहानियां जो उस क्षेत्र में मौजूद होते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो अब आपका काम सिर्फ इतना है, आप इस प्रश्न को सॉल्व करके इसका जवाब दीजिएगा। धन्यवाद।